नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। कोरोना संकट की वजह से करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी जाना हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वाराणसी पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी करीब 5 घंटे वाराणसी में रहे, जिससे उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को 1582 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें रेलवे ओवरब्रिज से लेकर बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल और कन्वेंशन सेंटर से लेकर मल्टी लेवल पार्किंग के अलावा और कई योजनाएं शामिल हैं। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित हुई, अनुशासित हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे। रुद्राक्ष का पौधा उन्होंने लगाया और बीएचयू में एमसीएच विंग की शुरुआत। इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी। आज के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को विकास परियोजनाओं का जो उपहार दिया, उसमें 3 योजनाएं बेहद खास हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है वाराणसी में जापान के सहयोग से बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का। 186 करोड़ की लागत से बनाया गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिवलिंग के आकार के जैसा है ये। इसमें सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है और इसके अलावा आज पीएम मोदी ने बीएचयू में मैटरनल एंड चाइल्ड विंग की भी शुरुआत की, जिसका निर्माण 45.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। बीएचयू अस्पताल में बनाए गए इस विंग में 100 बिस्तर हैं, जहां नवजात बच्चों के लिए ओपीडी के साथ ही जांच और इलाज की भी सुविधा है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही आज वाराणसी के गोदौलिया इलाके में बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग का भी शुभारंभ किया। 21 करोड़ 17 लाख की लागत से बने इस 4 मंजिला पार्किंग में एक साथ 375 गाड़ियां पार्क हो सकेगी, जिससे न सिर्फ शहर के बीचों बीच यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि लोगों को जाम से निजात मिलेगी। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने काशी के लोगों को इसके निर्माण में जापान की भूमिका भी याद दिलाई। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की भी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बुनियादी सुविधाएं बढ़ रही हैं, बल्कि यहां पर कारोबार करना भी आसान होता जा रहा है। अपने 38 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने 10 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे यूपी में कोरोना मैनेजमेंट हो या फिर कोरोना संकट के दौरान यूपी में इन्वेस्टमेंट हो, किसानों का विकास हो, युवाओं को रोजगार देना हो, हर सेक्टर में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है।
योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किया गया। 6 तस्वीरें आपको हम अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, जिसमें शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, फर्रुखाबाद और नोएडा में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ वो आप देख पा रहे हैं। तो 16 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने और प्रदेश के हर जिले में ये आंदोलन हुए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। खासतौर से महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। पंचायत चुनाव में जोर जबरदस्ती, महंगाई समेत तमाम मुद्दों के खिलाफ सपा ने आज मेरठ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मेरठ कलेक्ट्रेट पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। तमाम चुनावों में, चाहे वो बाई इलेक्शन थे विधायकी के, चाहे वो जिला पंचायत के, चाहे वो प्रधानी, चाहे वो प्रमुख, तमाम इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। कहीं पर्चे छीन लिए, कहीं कैंडिडेट को मार दिया, ये सारे लोकतंत्र की हत्या हुई। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन है। और लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। वहीं इस बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी वो किसी और मीटिंग में मौजूद हैं और उस महत्वपूर्ण बैठक के बाद वो इस बैठक में पहुंच जाएंगे। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, इसका मुद्दा क्या है और मुख्यमंत्री कब तक पहुंच जाएंगे इसमें? अब देखिए, कल भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। इस कार्य समिति की बैठक में तमाम जो राजनयिक प्रस्ताव हैं, आर्थिक प्रस्ताव, सांस्कृतिक प्रस्ताव, ये रखे जाते हैं। वैसे तो ये एक रूटीन बैठक है, लेकिन क्योंकि देखिए 2022 का चुनाव है, ऐसे में कोई भी बैठक रूटीन नहीं रह जाती है। और कार्य समिति की इस बैठक में आगे के जो पार्टी के एजेंडे होंगे, इनके ऊपर भी बात होगी, इसके ऊपर भी प्रस्ताव रखे जाएंगे कि किस तरह से आगे काम करना है। और उसी कार्य समिति की बैठक से पहले आज ये एक तैयारी बैठक है जो कल की कार्य समिति की बैठक से जुड़ी हुई है। बैठक शुरू हो चुकी है भाजपा मुख्यालय पर इस समय अगर बात करें, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके बाद कल कार्य समिति की बैठक होगी सुबह 11 बजे से। 11 बजे से बैठक शुरू होगी, लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो 11:30 बजे इसे संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भी कार्य समिति की बैठक में भी इसके बाद शामिल होंगे। तो अब बस इंतजार जो है वो मुख्यमंत्री के आने का है। आप देख सकते हैं यहाँ का एक नज़ारा हम दिखाते हैं आपको इस समय का। पार्टी
कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। बाहर ये गाड़ियों का काफिला है जो पार्टी के पदाधिकारियों का है। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। कुछ ही बिल्कुल मिनट में मुख्यमंत्री देखिए, का इंतजार है। शैलेश हमारे साथ बने रहिए। और जो एक और बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं, उसके बाद फिर से आपके पास जानकारी और अपडेट्स के लिए आएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा व्यवस्था पर सीएम योगी इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर ही यह बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी मुकेश गोयल, एडीजी एलओ समेत अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। आतंकियों के पकड़े जाने, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो रही है और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। तो एक बैठक महत्वपूर्ण चल रही है भाजपा मुख्यालय में, दूसरी बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर। और ये जो बैठक है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा व्यवस्था पर सीएम योगी बैठक कर रहे हैं। शैलेश, ये जो बैठक मुख्यमंत्री इस वक्त कर रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चली है, पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री जो हैं वो लखनऊ से बाहर थे, गोरखपुर में पहले वाराणसी गए, वहाँ से गोरखपुर और आज फिर वाराणसी। वहाँ से लौटते ही इन 2 दिनों की अगर बात करें, देखिए तमाम तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर, चाहे बात हो आतंकियों के साथी के पकड़े जाने का मामला हो, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब डीजीपी और एडीजी एलओ वहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों ने ब्रीफिंग की है सूत्रों की माने। इसके साथ में देखिए फिलहाल चीज़ें स्पष्ट नहीं, लेकिन सूत्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बहरहाल बैठक खत्म होगी, कई और चीज़ें निकलकर सामने आएंगी कि क्या क्या है मुद्दे रहे, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सामने हैं वो ये कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और संभव है कि देखिए जब डीजीपी वहाँ पर है, सूत्रों की माने पर मुख्य सचिव गृह भी इस बैठक में है, तो इन लोगों के साथ जब चर्चा हो रही है तो यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उनकी सुरक्षा पर भी आज बात हो सकती है। यहाँ पर दूसरा जो आतंकी पकड़े गए हैं उस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जब पहले 2 आतंकी पकड़े गए थे तो मुख्यमंत्री ने उसी दिन जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनसे बात की थी और उनसे इस बारे में चर्चा हुई थी कि किस तरह से प्रदेश, क्योंकि देखिए बड़ा जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर एटीएस, एसटीएफ, जो इंटेलिजेंस है, बाकी एजेंसियां हैं, उनको किस तरह से और मजबूत करना है, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो मुहैया कराने पर बात हुई थी। तो जाहिर सी बात है आज उन चीज़ों को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बात करेंगे और ये बैठक काफ़ी अहम है। इस समय मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, काफ़ी देर हो चुकी इस बैठक को शुरू हुए और ये बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भाजपा मुख्यालय आएंगे। शुक्रिया आपका शैलेश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस पर नजरें बनाए रखे आएंगे आपके पास। और बड़ी खबर मुरादाबाद से है। ओवैसी को होटल में कमरा नहीं मिला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे थे, होटल में कमरा नहीं मिल पाया। कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से रूम नहीं मिला। होटल के मैनेजर ने रूम देने से इनकार कर दिया। 5 स्टार होटल में रूम बुक कराया था और इंतजार करने के बाद ओवैसी वापस रवाना हो गए। 5 स्टार होटल में रूम बुक कराया गया था, लेकिन समर्थक इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए कि होटल के मैनेजर ने रूम देने से मना कर दिया। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी होटल पहुंचे थे, लेकिन होटल में क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसकी वजह से रूम नहीं खुला। ये बताइए क्या हुआ, होटल में इतनी देर खड़े होकर वो चले गए? जी, होटल में खड़े होने की वजह ये थी क्या, ये जो होटल है वो ओम सन्स वालों का है, जो कि विनोद गुम्बर जी बीजेपी के हैं वहाँ पर, और जिस वजह से उन्होंने इस होटल में परमिशन नहीं दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओवैसी साहब को। लेकिन नहीं, जो होटल के मैनेजर थे वो तो ये कह रहे थे कि भीड़ को बाहर कर दीजिए, हम रूम सर बगैर इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, जाहिर सी बात है 4 आदमी या 10 आदमी उसके पीछे ना खड़े हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो जाएगी, आप बता दीजिए। होटल वगैरह रूम बुक किया था आप लोगों ने? हाँ, हमारे रूम बुक थे सर। कितने रूम बुक थे? हमारे 4 रूम बुक थे यहाँ पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ ओवैसी आपके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर दिया, बोले इतनी भीड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाएंगे। तो दिन ओवैसी यहाँ पर मुरादाबाद के होटल हॉलिडे रेजेंसी में आए थे। ये आप देख सकते हैं कि होटल हॉलिडे रेजेंसी है, 5 स्टार होटल है। असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली, वो दोनों साथ साथ थे और काफ़ी कार्यकर्ता जो थे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ जब रिसेप्शन के लॉबी में पहुंच गई तो मैनेजर ने उनके रूम नहीं खोले और इस वजह से काफ़ी देर तक असदुद्दीन ओवैसी जो है कार्यकर्ताओं को समझाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ जो थी वो हट नहीं रही थी, सेल्फी लेने में लगे हुए थे। इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी परेशानी हुई और आखिरकार वो नाराज़ होकर अपनी कार में बैठकर यहाँ से रवाना हो गए। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने बहराइच का दौरा किया था और आज असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंचे, जिसकी शुरुआत उन्होंने संभल से की।
संभल में आज असदुद्दीन ओवैसी हजरत इमादुल मुल्क की मजार पर चादर उन्होंने चढ़ाई, लेकिन अब ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ओवैसी भाजपा की मदद कर रहे हैं और वो यूपी में वोट कटवा से ज्यादा कुछ नहीं। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं। सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी लोग जानते हैं कि जो दूसरी पार्टियां में नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो इतनी हितैषी होती किसी की भी तो वो उनके संघर्ष के समय में उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किन लोगों को अपना मकसद सिद्ध करने में कामयाब करती है। बिहार इसकी एक मिसाल है। और जो लोग भी हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो बंगाल के अंदर है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है और अगले 3 दिनों तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा यूपी में डेरा डालने वाली हैं। प्रियंका गांधी कल लखनऊ पहुंचेंगी। उनके दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी सभी पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सेवा दल और यूथ कांग्रेस समेत पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करने वाली हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जानी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के लोक हित के लिए, जनहित के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवानों की समस्या के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वो कब किस ओर सरकार से मोर्चा लेंगी ये पूरी तरह तय है। और हम जानते हैं कि बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, हर दल को अपना अधिकार है और किसी दल की प्रक्रिया पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। फिर इतना जरूर है कि कुछ राजनीतिक लोगों को राजनीतिक विरासत मिली हुई है, गद्दीधर उपलब्धियां उनके पास में हैं और पता चलता है कि जब चुनाव आता है तो लोग, जैसे गर्मी आती है तो घूमने के लिए नैनीताल और मंसूरी और हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। पता चला कि जाड़ा आया तो मुंबई या और कहीं चले जाते हैं। वैसे चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं कि वो अपने टूर पे निकल पाते हैं, जो उनका टूरिज्म का उनका शौक है, पॉलिटिकल टूरिज्म, तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पाते हैं। वहीं कांग्रेस के बैनर विवाद पर भी विराम लगने की कोशिश की गई है। अब प्रियंका गांधी के बैनर में जिस जगह हाथ के पंजे का निशान है उसके ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके पहले इस पर सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा की ही तस्वीरें लगी हुई थी। तो देखिए, बैनर बदल गया है। पहले केवल प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर थी, लेकिन अब राहुल और सोनिया की भी तस्वीर लग गई। देखिए, मैं समझता हूं आदरणीय सोनिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी हमारे नेता हैं और हम सब लोग उनके नेतृत्व में पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम सब एक सिपाही के रूप में, और राहुल जी तो सबके जन जन के हैं, इनके दिल में, इनके दिल में, इनके दिल में, इनके दिल में है, सबके विश्वास है, भरोसा है, आस है, और राहुल जी हमारे नेता हैं। तो क्या पहले भूलवश चित्र रहे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आगमन है। आपने देखा होगा सूर्य उगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश की सूर्य है जो आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प के साथ आगे। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक जारी, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। वहीं इस बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और दूसरे पदाधिकारी पहले से मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि
एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास में कर रहे थे और अब जो ये बैठक चल रही है भाजपा कार्यालय में, उसमें सीएम पहुंच गए। शैलेश, सीधे आपके पास ही आ रहे हैं, कब पहुंचे मुख्यमंत्री और बैठक लगभग कितनी देर तक चलेगी? देखिए, अभी लगभग 5 से 7 मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं और बैठक जिस हॉल में वहाँ पर पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री। और देखिए, इंतज़ार हो रहा था मुख्यमंत्री का, चर्चा जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन जो कह सकते हैं मुख्य मुद्दे थे, जो मुख्य चर्चा थी, वो मुख्यमंत्री अब पहुँचे हैं, अब शुरू होंगे। कह सकते हैं जो असल बैठक है वो अब शुरू होगी। और बैठक कितनी लंबी चलेगी ये कहना देखिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल कार्य समिति की जो बैठक है उसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारी की बैठक है आज है। कल तमाम तरह के जो राजनयिक प्रस्ताव होंगे, आर्थिक प्रस्ताव होंगे, सांस्कृतिक प्रस्ताव होंगे, पार्टी के किस तरह से आगे के एजेंडों पर काम करना है, जनता के लिए काम करना है, किस तरह से 2022 को लेकर। देखिए, भले ही ये बैठक जो है कार्य समिति की होती रहती है, लेकिन इस बार या इस समय जो भी बैठक है वो कनेक्ट होती है सीधे जाकर 2022 के चुनाव से। तो जाहिर सी बात है कि अगर बात होगी जनता के लिए काम करने की, तो भी ये देखा जाएगा कि 2022 को ध्यान में रखकर वो काम होंगे। कोई प्रस्ताव लाए जाएंगे, चाहे सांस्कृतिक हो चाहे आर्थिक हो, तो वो भी हर चीज़ को ध्यान में रखकर लाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस बैठक को एक साधारण कार्य समिति की रूटीन बैठक ना समझकर 2022 के लिए अगर अहम बैठक समझा जाए तो कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल अवधेश। और इसीलिए मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर आए और कल की जब बैठक होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसको संबोधित करेंगे 11:30 बजे। समापन समारोह जो होगा उसका, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और दिन भर मंथन चलेगा। कार्य समिति की जो प्रदेश की बैठक है, प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। जो कई सांसद हैं जिनके ऊपर प्रदेश के पदाधिकारी का भी जिम्मा है, वो इन बैठकों में शामिल होंगे और रणनीति बनेगी आगे के लिए। हर चीज़ का जो बिल्कुल और देखने वाली बात होगी कि क्या बैठक से निकल रहा है। चलिए, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।